जो भी कविता लिखता है तो माँ पर ज़रूर लिखता है और बहुत कुछ माँ पर लिखा गया है। लेकिन माँ क्या सोचती है, मैंने उस भाव को, इसे छोटी सी कविता है और ये उस हिसाब से मेरी जो है वो आप को जान करके अच्छा लगेगा कि ये मेरी बहुत पहली ही कविता है और ये राष्ट्रीय सहारा में और ये राष्ट्रीय सहारा में छपी थी। और तो और आप सब बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस कविता के माध्यम से आप सब बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि माँ क्या चाहती है ना। तो कि हम बच्चे तो सब माँ से बहुत अपेक्षा रखते हैं। तो वो ये है कि बीमार जर्जर, और ऐसी माएँ आपको बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में जो है वो मिल जाएंगी और अपने आस पड़ोस भी में भी नज़र डालेंगे तो मिल जाएगा कि बीमार जर्जर बूढ़ी माँ याद करती है अपने बेटे को, कि बीमार जर्जर बूढ़ी माँ याद करती है अपने बेटे को, लिखवाती है चिट्ठी पड़ोस की लड़की से, कि लिखवाती है चिट्ठी पड़ोस की लड़की से, अब ज़रूरत नहीं है तुम्हारे भेजे पैसे और दवाओं की, कि अब ज़रूरत नहीं है तुम्हारे भेजे पैसे और दवाओं की, सिर्फ तुम आ जाओ, कि सिर्फ तुम आ जाओ, बैठो मेरे पास, तुम्हारे बचपन की स्मृतियों में तलाशूं अपना अतीत, अपने जीवन की संतुष्टि। निश्चित रूप से बदलते परिवेश में, दौड़ती जिंदगी में, करियर की आपाधापी में, पैसा और नाम कमाने की चाह में हम घर से निकल जाते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे हजारों लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन केवल 2 मिनट माँ बाप से बात करने को मजबूर हो जाते हैं, किसी न किसी कारणवश व्यस्त हो जाते हैं। ये कविता मैम वाकई में हम सबको, खास तौर पे बच्चों को ये संदेश देती है कि बैठिए, उनके पास रुकिए, उनसे बात कीजिए। माँ को बस आपके का जुटाई थोड़ा सा सुविधाएं समय नहीं चाहिए। माँ को आप चाहिए, आप माँ के पास रुकिए। जब माँ आपके कंधे पे थाप देती है, वो जो सुख मिलता है वो कहीं और बाहर नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पे तो कतई नहीं मिलेगा। ये थाप से आपकी एक कविता का मुझे स्मरण हो रहा है। आपने थाप, चंद शब्दों में थाप को पिरोया। बहुत बहुत छोटी सी कविता है ये भी, थाप जो है, और मैंने महसूस किया और बेटियों के दर्द को। और बेटियां जो है, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो ऐसा रिवाज नहीं है जैसा कि भारत में, यहाँ बेटियों को पूजा जाता है। लेकिन बावजूद उसकी स्थितियाँ क्या हैं, तो बहुत खुशी उस तरह से नहीं मनाई जाती बच्चियों के जन्म पर। अब तो थोड़ा समय बदला है और कुछ एक घरों में मतलब हम देखते हैं कि थोड़ी सी जो है ना वो जागरूकता आ गई है, तो उस तरह से, जबकि बेटियां ही माँ बाप के लिए सबसे करीब होती हैं, वो ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हैं। और आजकल तो वैसे भी उल्टा हो गया, मैं तो कहती हूँ कि आजकल जो है वो बेटियां नहीं विदा होके जाती हैं बेटे विदा हो जाते हैं। बहरहाल मैं उस कविता पर आती हूँ कि बहुत छोटी सी कविता है कि नहीं बजती ढोलक की थाप लड़कियों के पैदा होने पर, कि नहीं बजती ढोलक की थाप लड़कियों के पैदा होने पर, बजती है कि बजती है ढोलक की थाप, कि बजती है ढोलक की थाप लड़कियों के घर से विदा होने पर, कि बजती है ढोलक की थाप लड़कियों के घर से विदा होने पर। तो ये बहुत छोटी सी कविता थी और बहुत पसंद की गई ये कविता, और क्योंकि बहुत कम शब्दों में एक बड़ी बात का संदेश ये कविता देती है। मैम, मैं कविता से हट के थोड़ा सा ऐसे किसी प्रसंग पे आ रहा हूँ जो आपको स्मरण हो। जैसे जब मुझे संजीव सर ने कहा कि मैंने आपके साथ बैठ के चर्चा करनी है, तो मेरे लिए एक संता का और गौरव का विषय भी था। ऐसा ही कोई क्षण जब आप तैयार ना हो, अप्रत्याशित रूप से जब आपको किसी ऐसे मंच पे कह दिया जाए कि हाँ ममता मैम आपकी कविता सुनानी है, वो पहला कोई अवसर जब आपको लगा कि इसके लिए मैं तैयार नहीं थी लेकिन ये मुझे मिला है, तो
बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात तो मैं खुद सुनाने है। हाँ के जी। लिए नहीं, अच्छा लगता है जब भी कोई ऐसा जो है मतलब तैयार ना भी हो, उस तरह से पहले से पता ना भी हो और आपको खड़ा कर दिया जाए कि आपको कविता सुनानी है, तो कवि के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। ऐसा तो कौन सा अवसर था मैम, ऐसा कौन सा अवसर रहा जो आपको स्मरण हो कि हाँ? नहीं नहीं, ऐसा तो वैसे खैर अभी तक ऐसा तो कोई अवसर नहीं आया, पहले से पता ही होता है क्योंकि उस तरह से कोई शुरुआत भी नहीं है, मतलब कि बहुत जैसे कहते हैं नए और उस तरह से, तो बहुत प्रतिष्ठित मंचों से ही काव्य पाठ और उस तरह से मतलब आमंत्रण पर ही काव्य पाठ करने का आपका अवसर मुझे मिला पहला है। काव्य पाठ में किस कविता का था? नहीं, किस कविता का छपने का तो मैंने बता दिया, कविता से एक कविता तो कोई पढ़नी नहीं होती है, जब आप जी। उस तरह से सार्वजनिक मंचों पर जाते हैं तो 3-4 कविताएं तो आप सुनाते ही हैं एक वहाँ आपका पर। वृक्ष थे हरे भरे हाँ दलदल। जी जी, जी जी। वृक्ष था हरा भरा वृक्ष कविता। था हरा भरा। जी जी, ये मेरा उस कविता संग्रह है, मेरा पहला कविता संग्रह है और उसका शीर्षक ही वृक्ष था हरा भरा है। और उसमें ये नहीं है कि वहाँ पर पर्यावरण से जुड़ी कविताएं हैं, आपने इतनी सारी जो बातें की कविताओं को लेकर के, ये सारी कविताएं मेरी उस संग्रह में हैं, तो वहाँ पर उस संग्रह में समाज से ही जुड़ी चीज़ें वहाँ पर हैं और मानवीय रिश्तों को लेकर के उसमें कविताएं हैं। और जो वृक्ष था हरा भरा कविता है वो मैं आपको सुनाती हूँ और इस कविता के माध्यम से भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ और वो बात आप तक पहुँचेगी, सुनिएगा। वृक्ष था हरा भरा, फैली थी उसकी बाहें, उन बाहों में उगे थे रेशमी मुलायम नरम नाजुक नन्हे से फूल, उसके कोटर में रहते थे रुई जैसे प्यारे प्यारे फाहे, उसकी गोद में खेलते थे छोटे छोटे बच्चे, उसकी छाँव में सुस्ताते थे पंथी, उसकी चौखट पर विसर्जित करते थे लोग अपने अपने देवी देवता। पति की मंगल कामना करती सुहागनों को आशीषता था, कितना कुछ करता था सबके लिए, वृक्ष था हरा भरा। पर कभी कभी कहता था वृक्ष धीरे से, कि पर कभी कभी कहता था वृक्ष धीरे से, फाहे पर लगते उड़ जाते हैं, बच्चे बड़े होकर नापते हैं अपनी अपनी सड़कें, पंथी सुस्ता कर चले जाते हैं, बहुएं आशीष लेकर मगन हो जाती हैं अपनी अपनी गृहस्थी में, मेरी सुध कोई नहीं लेता, कि मेरी सुध कोई नहीं लेता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, कब भर भरा कर टूट जाए ये बूढ़ी हड्डियाँ पता नहीं, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, कब भर भरा कर टूट जाए ये बूढ़ी हड्डियाँ पता नहीं। तुम सब से करता हूँ एक निवेदन, कि तुम सब से करता हूँ एक निवेदन, एक बार उसी तरह इकट्ठा हो जाओ मेरे आंगन में, कि एक बार उसी तरह इकट्ठा हो जाओ मेरे आंगन में, जी भर कर देख तो लूँ, जी भर कर देख तो लूँ। मैंने जब आपको पढ़ा तो मैंने ये पाया, आपकी कविता प्राकृतिक तत्व से शुरू होती है और परिवार के लिए या परिवार से जुड़े घटकों के लिए संदेश देते हुए समाप्त होती है। निश्चित रूप से मैंने शुरू में ही कहा कि वो माँ ही है जो घर को, परिवार को संवारती है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि घर, जब अब हम विश्व वसुधैव कुटुंबकम, एक विश्व एक पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं और मातृशक्ति चंद्रायन 3 की कामयाबी के पीछे दृढ़ रूप से खड़ी है, तो एक विश्व एक पृथ्वी की सुंदर संकल्पना मातृशक्ति ही बेहतर साकार कर सकती है। मैं आपकी कविता की यहाँ जो जल कविता है, जल वाली जो कविता है, मैं उसको कोट करते हुए एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड प्राकृतिक त्रासदियों से सदैव दो चार होता रहता है, जिसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, हम सभी जिम्मेवार हैं। हमें सुविधाएं चाहिए, हमें सड़कें बड़ी चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें खाना और चाहिए, अनाज और चाहिए, दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इस एक संदेश के साथ मैं मैडम की कविता पढ़ रहा हूँ कि ज़रा सोचिए, यहाँ आज बैठे हैं इस सुंदर प्रांगण में, परिसर में, यहाँ से कुछ संकल्प ले सकें और लेके आगे जा सकें, ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका अत्यधिक दोहन ना हो, उनको बाधा ना पहुँचे, डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि उनका जो रिएक्शन है वो हमें ना झेलना पड़े, त्रासदी में।
जल कविता है मैम की। जल है तो जलचर है, जल है तो जल है तो जलचर हैं, जल है तो पशु पक्षी हैं, जल है तो प्राणी हैं, जल है तो पेड़ पौधे हैं, जल है तो जीवन है। जल मैं पूछती हूं तुमसे, जल मैं पूछती हूं तुमसे, ऐसा क्या है तुम में कि तुम समाये हो सब में, होता है तुमसे रश्क। प्रकृति जब चाहूं और है तो रश्क तो होता ही है। आप प्रकृति के किसी भी घटक को कहीं से भी अलग नहीं कर सकते। जल मैं पूछती हूं तुमसे, ऐसा क्या है तुम में कि तुम समाये हो सब में, होता है तुमसे रश्क, काश मैं भी जल हो पाती। बड़ी अच्छी अभिव्यक्ति है मैम। काश मैं भी जल हो पाती, पार कर पाती ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते, शांति और सौम्यता से गुजर पाती, शांति और सौम्यता से गुजर पाती उन तमाम कंकड़ों से, शांति और सौम्यता से गुजर पाती उन तमाम कंकड़ों से जो मेरी राह में आते, अर्चना कर हर लेती लोगों का दुख दर्द, अर्चना कर हर लेती लोगों का दुख दर्द, सिर्फ एक घूंट बन देती लोगों को जीवन दान, सिर्फ एक घूंट बन देती लोगों को जीवन दान, दुखों से भरे उन तमाम हृदयों को भेद पाती, अश्रु बन उनकी संगी कहलाती, तर्पण बन करती उद्धार, काश मैं जल हो पाती, काश मैं जल हो पाती। मैम, जब हम बात करते हैं प्रकृति की, जब हम बात करते हैं पेड़ों की, पत्तियों की, पहाड़ों की, नदियों की, ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे परिवारों में समान है, हमारे संबंधों में समान है। कई बार प्रकृति आपको प्रारंभ करा के उनकी ओर लेके जाती है, कई बार संबंधजन्य अनुभव हमें प्रकृति की ओर लेके जाता है। फिर वही बात आती है कि ये जो अनुभव है, इसको कविता में हम लोग कई बार समान रूप से अभिव्यक्त करते हैं, कई बार अपना सुधारवादी दृष्टिकोण दिखाना चाहते हैं। क्या सही है, क्या नहीं? प्रकृति हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो जो भी नेचर में हम देखते हैं, तो नेचर को आप, जैसे आपने जल की कविता पढ़ी, मैं नदी की कविता सुनाऊंगी अभी, है ना। नदी के माध्यम से मैं स्त्री के जीवन को देखते हुए एक कविता सुनाती हूँ। पहले तो कविता ही सुना देती हूँ कि स्त्री नदी के माध्यम से स्त्री का जीवन, कि स्त्री झांकती है नदी में, निहारती है अपना चेहरा, संवारती है माथे की टुकली, होठों की लाली, मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ियाँ, भर जाती है रौब से, कि भर जाती है रौब से, मांगती है आशीष नदी से, सदा बनी रहे सुहागन, अपने अंतिम समय अपने सागर के हाथों ही विलीन हो उसका समूचा अस्तित्व इस नदी में। स्त्री मांगती है नदी से अनवरत चलने का गुण, पार करना चाहती है तमाम बाधाओं को, पहुंचना चाहती है अपने गंतव्य तक। स्त्री मांगती है नदी से सभ्यता के गुण, वो सभ्यता जो उसके किनारे जन्मी, पली, बढ़ी और जीवित रही। स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर। यहाँ देवभूमि पर गंगा की, मैं यहाँ पर ये कविता पढ़ रही हूँ और वो चित्र आप सबकी आंखों के सामने आएगा कि स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर, जलाती है दीप आस्था के, कि जलाती है दीप आस्था के, नदी में प्रवाहित करती है मंगल कामना सबके लिए, और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना, और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना। तो ये जो नेचर है हमारे आसपास, चाहे वो पेड़ पौधे हैं और चाहे वो नदी है, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो झरने हैं, झील है, इस सब के भीतर जो भी है वो कहीं ना कहीं हमें एक दृष्टि देता है और वो हमारे जीवन से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है।
तो उधर से और अपने हमारे जो रोज़मर्रा का जो जीवन है, तो इन वहाँ से जो चीज़ हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जो चीज़ मतलब गायब हो रही है, जो हमारी जो संवेदनाएं हैं, जो वो छूट रही हैं, फिसल रही हैं मुट्ठी से रेत की तरह, उसको बचाने के लिए आप सीधे सीधे कोई बात कहते हैं तो वो उतने असर नहीं करती है, लेकिन जब आप किसी चीज़ के माध्यम से उस तक वो उन संवेदनाओं को पहुंचाते हैं तो वो मुझे लगता है कि कहीं गहरे असर करती है। तो इस तरह से ये जो समावेश है, ये दोनों का समावेश है। सही कहा आपने। हम माँ गंगा के छत्र छाया में बैठे हैं हरिद्वार में, और तो निश्चित रूप से आपने जो कविता सुनाई, नदी होना, कि नदी हमारा कलुष हरती है, हमारे सारी व्याधियां हरती है, सब हर के ले जाती है, और खुद वैसा ही माँ एक चाहती है कि बच्चों का सब हर ले, बच्चों को दे तो केवल सुख और केवल सुख। और जब संवेदनाओं की बात आती है, मैं इससे पहले आग्रह करूं कुछ, सचिन आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ पूछना चाहेंगे? अभी संवेदनाओं की बात चली है तो मैं थोड़ी देर के लिए जो माइक है मेरे युवा साथी सचिन की ओर करता हूं, क्योंकि युवाओं का जोश और युवाओं की संवेदनाएं, एनर्जी लेवल बहुत ऊपर रहता है। तो सचिन जी, ओवर टू यू। काव्यात्मक रसपान बहुत कर लिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सत्र का जो शीर्षक है वो भी है कि साहित्य की श्रीवृद्धि। वर्तमान समय में आप किनको पढ़ते लिखते देखते हैं? कौन सी आपके फेवरेट ऑथर्स हैं, या कौन सी आपकी सबसे पसंदीदा कविताएं हैं, या वर्तमान में जो कविताएं लिखी जा रही हैं उनमें क्या मिसिंग है और उनमें क्या खासियत है जो 20-30 साल पहले लिखा जा रहा था, उससे उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। फिर हम आपके मुंह से कुछ गज़लें सुनेंगे आपकी, क्योंकि कविताएं बहुत हो गई हैं और गज़लों और शेरों को भी कम नहीं आंकना चाहिए, ऐसा मेरा निजी मानना है। कि आजकल जो लिखा जा रहा है, जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हर कोई कवि हो गया है और बहुत कुछ लिखा जा रहा है। तो अच्छी बात है कि कम से कम बाकी चीज़ों से जो हमारी जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं उनसे हट करके कम से कम वो साहित्य से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपका टाइटल है साहित्य की श्रीवृद्धि, तो वो कुछ ना कुछ जो रचनात्मक काम तो कम से कम कर रहे हैं, भले ही उसमें उतना अभी परिपक्वता ना आई हो, लेकिन कम से कम वो लिख तो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और लेकिन ये भी है कि बहुत सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, यदि आप वास्तव में सीरियस हैं और आप कविता लिखना चाहते हैं, उसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर इस तरह से आप सीख सकते हैं। पहले ऐसी इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। तो बात यही है कि हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं हम उसका किस तरह से उपयोग करते हैं। तो जो इस तरह से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उसमें से सीख सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब वाह वाह ही करते जा रहे हैं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, गुणीजन हैं जो आपको वहाँ पर आकर के बताते हैं कि आप में अभी ये सुधार की आवश्यकता है, यहाँ पर ये कमी है, या इस फॉर्मेट का जो आपने जिसमें लिख रहे हैं उसमें यदि आप और थोड़ा सा उसको सीख लें तो और अच्छा हो सकता है, या एक शब्द बदलने से कुछ का कुछ हो जाता है तो और अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से आजकल जो लिख रहे हैं और जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो इस तरह से जो लोग अपना अभियान चला रहे हैं, संस्था बना करके और उस तरह से सिखा रहे हैं, तो ये आज के समय में बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, मतलब आप इस बात के लिए चिंता में नहीं है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जैसा कि काफ़ी लोग दावा करते हैं कि उनकी साहित्यिक अभिरुचि जो है बहुत कम है, साहित्य का जो भविष्य है वो खतरे में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता? ऐसी सी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि साहित्य का भविष्य खतरे में। इतने सारे देखो बच्चे बैठे जी, बहुत शुक्रिया। मैंने दरअसल ये सवाल
मैंने ये सवाल दरअसल इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पर एक युवाओं के प्रतिनिधित्व के तौर पर रखा गया है, तो मैं अपनी ओर से भी आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कुछ किया जाता है। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि हमारे पास समय लगभग खत्म हो रहा है, अपनी कुछ गज़लें आप अगर सुनाना चाहें अंत में, फिर हम ये सत्र समाप्त करेंगे। मैम, मेरा जो जैसा कि आपने जिक्र किया था, आंगन का शजर मेरा गज़ल संग्रह आया, और तो मैं उसमें से तो नहीं सुनाऊंगी, मैं चलिए कुछ और नई कविता सुनाती हूँ, नई गज़ल सुनाती हूँ आपको जी। और एक गज़ल मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आंसू की बात करती हूँ जी। और हम सबके आंसू होते ही हैं, निकलते ही हैं कभी ना कभी। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि हर हाल में है साथ मेरे यार हैं आंसू, कि हर हाल में है साथ मेरे यार हैं आंसू। खुददार कभी है कि खुददार कभी है, कभी गमख्वार है आंसू। क्या बात है। कि खुददार कभी है, कभी गमख्वार है आंसू। और गिनती में भले उसके ये दो चार हैं आंसू। कि गिनती में भले, आप सब बच्चों के लिए ही पढ़ रही हूँ, कि गिनती में भले उसके ये दो चार हैं आंसू। हिम्मत के भरोसे के ये भंडार हैं आंसू। क्या बात, बहुत खूब। कि हिम्मत के भरोसे के ये भंडार हैं आंसू। और हर, आप जो लड़कियां हैं हमारी, कि हर बात को वो दिल से लगा लेती है उसकी, कि हर बात को वो दिल से लगा लेती है उसकी। आंखों से छलक पड़ने को तैयार है आंसू। कि आंखों से छलक पड़ने को तैयार है आंसू। और मालूम है बच्चे को भी मनवाए कैसे जिद, कि मालूम है बच्चे को भी मनवाए कैसे जिद। रखता है सदा साथ जो हथियार है आंसू। कि रखता है सदा साथ जो हथियार है आंसू। अरे शेर सुनिएगा। कि बेटा है बसा जब से विलायत में तभी से, कि बेटा है बसा जब से विलायत में तभी से। अम्मा के लिए गांव में संसार है आंसू। कि अम्मा के लिए गांव में संसार है आंसू। और हमारी बेटियों के लिए पढ़ती हूँ, चाहे वो जब विदा होती है तब देखिए, और या फिर जा रही हैं विदेश पढ़ने और नाम कमाने, तो वहाँ से पढ़ती हूँ एक चित्र। कि शीशे के परे बेटी है होने को रवाना, कि शीशे के परे बेटी है होने को रवाना। आँखों में भरे ख्वाबों से गुलजार है आंसू। कि शीशे के परे बेटी है होने को रवाना। आँखों में भरे ख्वाबों से गुलजार है आंसू। और ये एक शेर ये पढ़ती हूँ, मैं अमेरिका में ही थी और वहीं पर ही ये गज़ल हुई थी। और बहुत अच्छा मौसम था, और वहाँ तो वैसे ही इतनी ग्रीनरी है और इतना अच्छा, मतलब आंखें इतनी तृप्त रहती हैं ग्रीनरी से वहाँ पर। तो वो बर्फ़ पड़ रही थी, तो मैंने जो है वो ये शेर हुआ वहाँ पर। कि लगती है फ़िज़ाओं में पड़ी ओस की बूंदें, सुबह सुबह उठी थी, कि लगती है फ़िज़ाओं में पड़ी ओस की बूंदें। कुदरत के मनोभाव का इजहार है आंसू। ये लगती है फ़िज़ाओं में पड़ी ओस की बूंदें। कुदरत के मनोभाव का इजहार है आंसू। और ये शेर सुनिए। कि महफिल में सुने शेर तो दी दाद किरण को, कि महफिल में सुने शेर तो दी दाद किरण को। पर उसके लिए ये सभी अशार हैं आंसू। क्या बात है, बहुत खूब, शुक्रिया। कि महफिल में सुने शेर तो दी दाद किरण को, पर उसके लिए ये सभी अशार हैं आंसू। तो एक तो मैंने ये पढ़ी गज़ल, और एक गज़ल मैं और पढ़ती हूँ, और सुनिएगा। और एक गज़ल के 3-4 शेर और पढ़ूँगी। और पिछली बार मैंने संजीव जी ने सुनी थी तो बहुत पसंद आई थी, मैं वो भी पढ़ती हूँ यदि आप कहेंगे तो। आज सुनिएगा। आज का जो समय है, यहाँ से पढ़ती हूँ। कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। शेर सुनिए। कि एक इशारे पर
खबर वो दब गई, कि एक इशारे पर खबर वो दब गई, कुछ ना कर पाई ये अखबारों की भीड़। क्या बात है। कि एक इशारे पर खबर वो दब गई, कुछ ना कर पाई ये अखबारों की भीड़। और शेर सुनिएगा आधी आबादी के लिए, कि एक भी अधिकार ले पाई न वो, कि एक भी अधिकार ले पाई न वो, पास कहने को थी अधिकारों की भीड़। कि एक भी अधिकार ले पाई न वो, पास कहने को थी अधिकारों की भीड़। और मैं अपने पिता के लिए शेर पढ़ती हूँ, कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, आसमां में कितनी हो तारों की भीड़। कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, आसमां में कितनी हो तारों की भीड़। और सज ना पाएगा कभी कोई गुलाब, आप सबके लिए, कि सज ना पाएगा कभी कोई गुलाब, हो ना उसके पास गर खारों की भीड़। कि सज ना पाएगा कभी कोई गुलाब, हो ना उसके पास गर खारों की भीड़। ये सब कविता में इशारों में बात कही जाती है, तो आप सबके लिए ही था ये शेर। और सुनिएगा, कि खुद को फिर तन्हा नहीं पाते कभी, कि खुद को फिर तन्हा नहीं पाते कभी, पास अपने रखते जो यारों की भीड़। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि पास अपने रखते जो यारों की भीड़। और देखिए शेर सुनिएगा, कि शब्द ही जब वार कर दें तीर सा, कि शब्द ही जब वार कर दें तीर सा, मत जुटाओ इतनी तलवारों की भीड़। कि शब्द ही जब वार कर दें तीर सा, मत जुटाओ इतनी तलवारों की भीड़। और आजकल जो हम देखते हैं अपने आसपास, कि कम नहीं कोई किसी से भी कहीं, कि कम नहीं, बड़े दुख के साथ, कि कम नहीं कोई किसी से भी कहीं, बढ़ रही है यूं अहंकारों की भीड़। कि बढ़ रही है यूं अहंकारों की भीड़। और चांद तन्हा कब का हो जाता किरण, कि चांद तन्हा कब का हो जाता किरण, आसमां में गर न हो तारों की भीड़। बहुत शुक्रिया। कि आसमां में गर न हो तारों की भीड़। और एक गज़ल के बस 3-4 शेर और जल्दी से पढ़ देती हूँ जी। और यहाँ सब लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो बस यहीं से इस गज़ल का मतलब ये है, कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़, कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़। कि हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़। और शेर सुनिए, कि सफ़र कहाँ से कहाँ तक का करता रहता है, कि सफ़र कहाँ से कहाँ तक का करता रहता है, कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज़। कि कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज़। और जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, कि जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज़। कि हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज़। और हुई जो लकड़ियाँ सीली तो जलना मुश्किल था, कि हुई जो लकड़ियाँ सीली तो जलना मुश्किल था, जलाने उनको कई बार फिर जला कागज़। कि जलाने उनको कई बार फिर जला कागज़। और शेर सुनिए, कि हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गाँवों में, कि हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गाँवों में, खबर विकास की लेकर मगर गया कागज़। कि खबर विकास की लेकर मगर गया कागज़। और था हाल चाल उसमें नक्श मेरी बिटिया का, कि था हाल चाल
उसमें नक्श मेरी बिटिया का बहुत ही खास था, लाया जो डाकिया कागज। कि बहुत ही खास था, लाया जो डाकिया कागज। और अंतिम शेर इसका पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और मैं भी यही कर रही हूँ, लेकिन शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि हुआ ज़माना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, कि हुआ ज़माना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा कागज। बहुत सुंदर। कि हुआ ज़माना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा कागज़। वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। मैं गुजारिश करूंगा हमारे वॉलंटियर से कि कृपया करके ऑथर किट बैग्स लेकर आएं। जी धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत आभार। और इस सत्र को इतना सुंदर संदेशप्रद भावना को बनाने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं फिर वही दोहराना चाहूँगा, साहित्य में श्रीवृद्धि करते हुए जो पथ को रोशन किया है मैम ने, यहाँ जितनी बेटियाँ बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, आप उसमें और श्रीवृद्धि करें। लेकिन ध्यान रहे, मैडम के एक दोहे के साथ मैं आपको आगाह करना चाहूँगा। विज्ञापन में छा रहा रिश्तों का जो जाल, विज्ञापन में छा रहा रिश्तों का जो जाल, जीवन में आ जाए तो हो जीवन खुशहाल, जीवन में आ जाए तो हो जीवन खुशहाल। आशा है मैडम ममता किरण के इतने सुंदर कविता पाठ और इतनी सुंदर रचनाओं को आप हृदय में धारण करेंगे और यही अच्छे संदेश लेके परिवार, संस्कार, संस्कृति और प्रकृति का संरक्षण करेंगे। मैडम आपका बहुत बहुत आभार और आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आदरणीय से गुजारिश करूंगा कि जी आप कुछ कहना। बस धन्यवाद मैं मैम। 4 पंक्तियाँ इन बच्चों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, आप बच्चों के लिए। कि जैसे अंधियारे में एक चांद जगमगाता है, जैसे अंधियारे में एक चांद जगमगाता है, बीच कांटों के एक गुलाब खिलखिलाता है, मुश्किलें देख के रुक जाना नहीं ओ साथी, मुश्किलें देख के रुक जाना नहीं ओ साथी, होगा शिखरों पे जो मुश्किल के पार जाता है, होगा शिखरों पे जो मुश्किल के पार जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय और धन्यवाद वैल्यू मैम। ऑफ वर्ड्स की ओर से आप मैं डॉक्टर शशिकला मैम से अनुरोध करूंगा कि ममता किरण मैम का सम्मान करें। मैं अनुरोध करूंगा धर्मेंद्र सर से कि आप सोमेश्वर पांडे सर का स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। मैं श्रीमान सौरभ जी से अनुरोध करूंगा कि सचिन जी का स्वागत कीजिए। एक बार सौरभ सर, वंदना मैम, आप लोग आ जाए, साथ में आ जाए फोटो में। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी हमारे लगातार 2-3 सत्र हो गए हैं, तो अभी तकरीबन जी अगला अभी सबसे पहले तो मैं वैली अवार्ड्स के डॉक्टर संजीव चोपड़ा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके कारण मुझे और देखने का मौका मिला। असलियत ये है कि मैं जब मैं
यूपी का हूँ और उस समय उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, किंतु आज ही पता चला कि सन 2000 में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। हरिद्वार तो हम आते रहे, मसूरी एकेडमी में तो ट्रेनिंग हुई थी, इसलिए इस पूरे इलाके से परिचय है, लेकिन पहली बार इस जगह को देखने का मौका मिला। और आचार्य श्री राम शर्मा जी के बारे में जो मेरी जानकारी है वो पता नहीं आप में से कुछ लोगों को जानकारी हो सकता होगी, मैं सुबह पूछने वाला था सवाल, लेकिन 90s में मुझसे कुछ लोग, मैं पटना में पोस्टेड था, तो मुझसे कोई लोग रामपुर के मुस्लिम स्कॉलर्स मिले थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग आचार्य श्री राम शर्मा जी के साथ काम कर रहे हैं और ये हम मिल करके दोनों गायत्री परिवार हम ये काम कर रहे हैं कि इस्लाम में और हिंदुइज़्म जिसको हम कहते हैं, हिंदुत्व नहीं हिंदुइज़्म जिसको हम कहते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें साम्य हैं। और उन लोगों का मानना था कि हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि जिसको हम पहला मानव कहते हैं वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ था, जिसको आदम कहा जाता है। उन्होंने कोई केरला की जगह बताई कि ऐसा कुछ हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि आचार्य श्री राम शर्मा जी जो हैं सो और माता जी, वे धर्म के असली मर्म की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि धर्म आपस में नफरत करना नहीं सिखलाता। और मेरा जो पात्र है वो पात्र भी उसी तलाश में है। पहले तो मैं कह लूँ कि जब किरण जी की कविता के बारे में चर्चा हो रही थी तो सचिन ने एक यात्रा का जिक्र किया, तो मेरे पात्र की एक यात्रा हो रही है। वो मेडिकल कॉलेज में आया है और वो गांधी जी से प्रभावित है, वो भगत सिंह से प्रभावित है, और वह सत्य की तलाश में इस हिमालय में चला आता है और ढूंढता है सत्य को। अब जानते हैं धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, अहिंसा, शांति और दया। तो ढूंढ रहा है सत्य को, और उसे लगता है कि सत्य तो पहाड़ों में नहीं मिलेगा। और चूँकि वो मेडिकल पढ़ा है तो उसको लगता है कि मनुष्य की जो परेशानी है, मनुष्य का जो रोग है, वो केवल शरीर में नहीं है। जब तक समाज में उस रोग के जो आदि व्याधि के जो कीटाणु मौजूद हैं, और जो निश्चित तौर से वो असमानता है, वो शोषण है, मानवीय शोषण है, मनुष्य की गरिमा की स्थापना वहाँ पर नहीं है, छोटे बड़े का भेदभाव हम सभी जानते हैं, जातियों में बटा हुआ समाज है, जिसके पास धन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके पास धन नहीं है महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसे लगता है कि जब तक इन चीज़ों पर काम नहीं किया जाएगा तब तक शायद मैं सत्य की तलाश नहीं कर पाऊँगा। और इसलिए वो हिमालय में भटकने के बाद, और उसमें ये भी एक है कि गोमुख में उसने 40 दिनों का उपवास किया। और किसी ने कहा कि 40 दिन क्यों? उसने कहा कि बुद्ध ने भी, मैंने पढ़ा था कि 40 दिन का उपवास बोध गया में किया, और यीशु मसीह ने भी 40 दिन का किया। तो मेरे मन में 40 दिन था, इसलिए मैंने 40 दिन का किया। लेकिन उसको फ़ायदा क्या हुआ? उसने कहा मैंने मौत को आमने सामने देखा, और मौत से जो डर होता है वो डर ख़त्म हो गया। तो मैंने इसमें एक कविता का उल्लेख किया जो अंग्रेजी की कविता है, डेथ यू कांट किल मी। जो अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको मालूम है कि बहुत महत्वपूर्ण मशहूर कविता है, मॉरलिस्ट कहे जाते हैं जो यूरोप के। तो कहता है कि मौत से मेरा, जब मौत से डर खत्म हो जाता है और जब आप समाज परिवर्तन के काम में लगते हैं तो निश्चित तौर से आपको फिर व्यवस्था से डर नहीं लगता, लाठी से नहीं डर लगता। देखिए हम लोग प्रशासन में रहे हैं और हम लोगों ने गोली भी चलवाई होगी, हमारी चलवाई गोली से किसी की मौत हुई होगी। लाठी तो खैर छोटी मोटी चीज़ है, गिरफ्तारियाँ तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, हम दोनों तो उस तरह काम करते आ रहे हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि मुझे तुम्हारे गोली से डर नहीं लगता, तो विश्वास कीजिए हमारा अनुभव यह है कि फिर गोली को उस आदमी से डर लगने लगेगा। तो मेरा जो ये पात्र है वो यात्रा कर रहा है, और यात्रा करते हुए अंत में वह ऐसे चरणों से गुजरता है जैसे जेपी मूवमेंट, जेपी उसको बुलाते हैं जेपी। और ये एक आधा, ये मैं इसको कहता हूँ आधी हकीकत आधा फसाना है। इसमें कुछ जो पात्र हैं वो पात्र मैंने जीवन से उठाया है, और कुछ चीज़ें जोड़ी हैं। साहित्यकार तो कल्पनाशील होता है, कुछ चीज़ें उसमें जोड़ता है, जोड़ी हैं। लेकिन ये सही है कि जेपी ने बुलाया था और वो व्यक्ति वहाँ जाता है, वो रहने वाला बिहार का नहीं है, वो रहने वाला कहीं और का। और आप में से जो 74
के बाद में पैदा हुए हैं लोग, उनको पता होगा कि जेपी मूवमेंट बिहार में, उसको बिहार आंदोलन भी कहा जाता है, 74 में शुरू हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुशिक्षा के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एंड सो ऑन सो फोर्थ, 4 उसकी मुख्य मांगे थी। जो जनता सरकार जेपी का कॉन्सेप्ट था वो यह था कि जो दलीय सरकारें होती हैं वो तो चुनाव जीतने में और जीतने के बाद उसका लाभ उठाने में लग जाते हैं। इसलिए जो आम लोग हैं, गाँव में जा कर के लोगों की कमेटियाँ समितियाँ बनाओ जो गाँव की समस्याओं को मिल बैठ कर के हल करेंगे। जो पंचायती राज का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो थोड़ा सा उस तरीके से अमल में नहीं आ रहा है। हम सब तो पंचायती राज व्यवस्था को भी देखे हैं, हम तो डायरेक्टर भी थे पंचायत के, तो ये अनुभव रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से फंक्शनल नहीं हो पाते। तो जेपी का था कि जनता को, इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जो उस समय, वाजपेयी जी तो उस समय के लोग हैं, जानते हैं, कहते थे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जनता सरकार का कॉन्सेप्ट यही था। और ये जो पात्र है वो गांव में जाकर जब ये करना शुरू करता है तो उसको ज्ञात होता है कि जेपी आंदोलन में जनता तो है ही नहीं। जो उत्पीड़ित जनता है, जो गरीब जनता है, जिसके लिए सरकार, जिसको मतलब जिसको मजदूरी नहीं मिलती, जिसको ज़मीन पर हक होना चाहिए, ज़मीन पर हक नहीं होता। ये सब किताबों में है, सीलिंग लॉ किताबों में हम लोग सब इम्प्लीमेंट करते रहे और महसूस होता रहा कि वास्तव में ज़मीन पर हमारे लोग जैसे लोग के लिए भी काम करके उसे लागू कराना बड़ा कठिन होता है। इसलिए 2 कॉन्सेप्ट प्रशासन में कहा जाता है। जिस स्टेट से संजीव जहाँ काम करते थे, कहते थे या तो प्रेशर फ्रॉम एबव रहे या प्रेशर फ्रॉम बिलो रहे। अगर दोनों हो जाएगा तो सोने में सुहागा। इसलिए इनका ऑपरेशन बरगा हुआ। नीचे से लोग तैयार थे और ऊपर से प्रशासन का और सरकार का दबाव था, लेकिन ये करना बड़ा कठिन होता है। तो जो देखता है कि मजदूरी का सवाल है, वो देखता है कि ज़मीन का सवाल है, वो देखता है जातीय उत्पीड़न का सवाल है। पता नहीं उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उस जातीय उत्पीड़न को समझ पाते हैं नहीं पाते हैं, लेकिन खास करके देश के कुछ इलाकों में, सुबह ही आप शस्त्र बुद्धे जी को सुन रहे थे, उपेक्षित जाति तक कुछ कह रहे थे, तो मूलतः जो दलित कम्युनिटी है, जो मेहनतकश कम्युनिटी है, उसके साथ स्थितियाँ उस तरीके से नहीं है। जो दलित साहित्य की भी चर्चा हुई थी। अब अगर डॉक्टर तुलसी राम का अगर आप पढ़ेंगे मुर्दहिया, जो आजमगढ़ के परिवेश में लिखा गया है, तो आप लोग जो उधर के होंगे वो देख करके आप दहल जाइएगा। या मणिकर्णिका पढ़िएगा तो आप दहल जाइएगा, जो 90 के बाद का उपन्यास है, जेएनयू के वो प्रोडक्ट है और बाद में प्रोफेसर हुए। तो वो जब देखता है तो फिर उसको लगता है कि जेपी मूवमेंट में रह के मैं समाज का परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर वो नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ जो यथार्थ सच्चाई है, और नक्सल मूवमेंट के साथ उसका संपर्क होता है, लेकिन वो महसूस करता है कि हिंसा से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और उसके कॉन्ट्रडिक्शंस हमने इसमें दिखलाने की कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि मैं थोड़ा उस इलाके में रहा हूँ जिस इलाके की मैं कहानी कह रहा हूँ, और मैंने खुद प्रशासन में रह करके उसको टैकल किया है, देखा है, समझा है, हल करने की कोशिश की है, लोगों के अंदर की पीड़ा को देखा समझा है। तो वो भी समझ गया है कि हिंसा से नहीं हो सकता, और वो गांधी के साथ है, मार्क्स को भी मानता है, भगत सिंह को मानता है। तो दोनों के बीच एक प्रयोग की गुंजाइश बचती है, और बाद में उस प्रयोग की दिशा में वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कहानी खत्म हो जाती है। और उपन्यास का नाम कौन तार से बिनी चंद्रिया इसलिए रखा कि इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। सुबह चर्चा हो रही थी कि क्या कुछ आदर्श लोग होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन कम होते हैं, और जो होते हैं उनकी तारीफ की जानी चाहिए, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसलिए मैंने लास्ट में रखा कि जब किस तार से वो बनी हुई है उस व्यक्ति की आत्मा, हो सकती है जो इस तरह के लोग हैं। और दूसरे भी पात्र हैं, इसमें बहुत सारे पात्र हैं, ऐसे पात्र हैं जो उसके साथ संघर्ष में भाग लिए हुए हैं, ऐसे पात्र हैं जो संघर्ष में एक सीमा तक चलते हैं फिर वो छूट जाते हैं। क्योंकि जो हमारे आप जैसे लोग होते हैं जिसको मिडिल क्लास कहेंगे, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। अगर हम कहेंगे नहीं हर एक व्यक्ति अंत से आदि जन्म तक रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो बीच से हट जाते हैं। तो रिप्रेशन भी हुआ है, और जब मौत से उसको डर नहीं लगता। महत्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि वो सन्यासी है और वास्तव में संन्यास ले लिया था, लेकिन संन्यास लेने के बावजूद भी वो उस तरह का सन्यासी नहीं है। बिहार की खासियत ये है कि वहाँ पे एक और सन्यासी थे, वो जो पक्के सन्यासी थे, दंडी सन्यासी कहा जाता है। सरस्वती उनका नाम था, और वे जमींदारी व्यवस्था जो चलती थी,
रेवेन्यू के 3 सिस्टम हमारे पूरे देश में चलते थे। एक जमींदारी व्यवस्था, हिस्ट्री के विद्यार्थी जानते हैं, जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ था तो परमानेंट सेटलमेंट में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वहाँ पे जमींदारी व्यवस्था हुई। देयर वाज ए लैंडलॉर्ड इंटरमीडियरी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द रैयत्स। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके में जिसको हम कहते हैं, वो रैयतवारी व्यवस्था थी। रैयतों से सीधे गवर्नमेंट लगान लेती थी 6-6 महीने पे, वहाँ पे पड़ताल होती थी, कहा जाता था। और तीसरा है महलवारी व्यवस्था, जिसमें महलवारी के अंतर्गत गांव को महाल कहते थे, महालवारी। और उसमें उस गांव को एक व्यक्ति होता था, गांव का मुखिया कह सकते हैं, चीफ हो सकता था, जिसको काम सौंप दिया कि गांव में मालगुजारी मिलना चाहिए, और तो आपका काम है सब पे बांट करके किससे कितना लेना है, इस बार ज़्यादा खेत होगा ज़्यादा लेंगे करके। तो जमींदारी व्यवस्था बड़ी क्रूर व्यवस्था थी, बंगाल में थी, बिहार में थी। बंगाल का फेमीन बड़ा मशहूर है, वो व्यवस्था थी, और लोगों ने जो फसल खुद उगाते थे उनको भोजन नहीं मिला। तो जो हमारे सहजानंद सरस्वती थे उस व्यवस्था के विरुद्ध कूद गए, जबकि वो सन्यासी थे। तो ऐसी स्थितियाँ आई हैं कि सन्यासी लोग कूदे हैं, और अब तो सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था, तो इस तरह के भी सन्यासी हैं। तो हमारा वो जो नायक है सन्यासी चूँकि है, और समाज में सन्यासी को आदर मिलता है, तो ये आदर मिलता है, उसकी बात लोग सुनते हैं। तो ऋग्वेद एक श्लोक से अपनी बात कहता है कि सत्य का मुंह सोने के, ऋग्वेद में है वो, सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढक दिया गया है, इसलिए मैं आपके लिए वो पात्र हटा के सत्य दिखा रहा हूँ। और सत्य दिखाता है कि देखो कितना शोषण है, कितना ये है, और बिना लड़े बिना संघर्ष किए नहीं हो सकता। तो मोटे तौर पे एक पूरी कहानी का विषय उसी पर बनाया गया है। इसमें एक और अच्छी बात है कि जो शास्त्रों के हमारे उदाहरण हैं, सर ने उनको जो है बीच में मतलब मोती की तरह जड़ा हुआ है, उसकी शोभा है। जैसे 130 नंबर पेज से हम जाएंगे 150 तक, 20 पेज में जो है कठोपनिषद का वाक्य आता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त, जिनको स्वामी अराइज वेकन स्टॉप नॉट टिल, जो स्वामी जी का जो कोटेशन है वहीं से उठाया गया है। उसका उदाहरण जो बड़ा अच्छे ढंग से दिया हुआ है। जब नचिकेता जाते हैं यम के पास, तो यम का जो ये डायलॉग है, तो वो जो है सबने बड़ा अच्छे से दिया हुआ है। उसी तरह से जो मस्तोमा सदगम्य देवी बोलते हैं, मृत्यु और महामृत्युम गम्य तमसोमा, ये जो है ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से उसी 141 पेज पे है। फिर वेद व्यास जी का पूरे पुराण का साल जो है, सबसे बड़ा धर्म पर का है, सबसे बड़ी जो है पाप जो है फल पीड़ा जो है। फिर तेन त्यक्तेन भुंजिता, मतलब भोग करो लेकिन त्याग दो। तो ये सारी जो है शास्त्रों का निचोड़ी बीच में उसको जो है ना एक जो है स्पिरिचुअल फ्लेवर देता है, एक मैसेज जो है उसका और जो है वो कर देता है। सर आपसे थोड़ा सा ना इस पर प्रकाश चलिए, आपने जिक्र किया है चे ग्वारा की बोलिविया डायरी और ओस्ट्रोवेस्की का अग्नि दीक्षा, थोड़ा सा अगर ऐसा कि चे गुयारा के जो बोलिविया डायरी है उसका अनुवादिका हमारी श्रीमती जी मौजूद हैं। चे गुयारा जो क्रांतिकारी थे, क्यूबा के क्रांति में जिनकी भूमिका थी, क्योंकि आप शुरुआती दौर में आपने देखा चे गुयारा की डायरी, मोटरसाइकिल डायरीज पढ़ रहा हो, तो चे गुयारा भी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी थे। और उस समय वे, चूँकि लैटिन अमेरिका आप शुरू करेंगे तो मैक्सिको से लेकर के अर्जेंटीना तक जाता है, उसमें बहुत सारे देश पड़ते हैं। और लैटिन अमेरिकी लोगों का मानना था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो हमारा मतलब शोषक वही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है पेरिफेरी स्टेट्स और सेंटर का। तो जो रॉ मटेरियल्स है वो पेरिफेरी से सेंटर में जाता है, और सेंटर उसको मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट्स फिनिश प्रोडक्ट को बेचता है। इस प्रकार से ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सस्ता आपको रॉ मटेरियल मिल गया और आप महंगा मुझको फिनिश प्रोडक्ट दिया। तो लैटिन अमेरिकी देशों में बाकायदा था कि यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से हमको काफ़ी, हम गरीबी में रह रहे हैं, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पूरे लैटिन अमेरिकी देश बहुत सारे मामलों में एक दूसरे के साथ अपना साम्य रखते थे। तो ये यात्रा करना शुरू किया इन्होंने, और उसमें मोटरसाइकिल से यात्रा किया अपने साथी के साथ। और उसी के दौरान उनको लगा कि तो जब तक, और जो शासक वहाँ पे हैं वो अमेरिका से मिले हुए हैं, जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक भी लैटिन अमेरिकी लोगों की दशा नहीं सुधरेगी। तो उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई उन्होंने भी छोड़ी थी, और छोड़ने के बाद क्यूबा के लिए रिवोल्यूशनरीज का ग्रुप बन रहा था, चे गुएरा
क्या फिदल कास्ट्रो के साथ, उसको ज्वाइन किया था। लेकिन जब वो क्रांति सफल हो गई तो चे को बनाया गया था फॉरेन मिनिस्टर। तो उनको लगा कि फिर एक देश में क्रांति हो जाने से कुछ नहीं होगा, वे अफ्रीका चले गए। और अफ्रीकी देश आप जानते हैं उपनिवेश थे, कॉलोनीज थे, तो वहाँ वो लड़ने लगे। और फिर वो बोलीविया में अंतिम रूप से आए कि वहाँ जो मिलिट्री शासन था उससे मुक्त दिलाया जाए। तो 30 दिनों की उनकी एक डायरी है, 30 दिनों तक कैसे 5-6 लोगों ने मिल करके वहाँ के जंगलों में कैसे किया। वो स्पेनिश भाषा में डायरी थी, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ था और इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन उसका किया हुआ है। तो मैंने इसलिए उसका जिक्र किया कि जो मेरा नायक है वो मूलतः थोड़ा साम्य है, वो भी मेडिकल पढ़ कर गया हुआ है, वो भी चीज़ों को करना चाहता है। तो चे गुएवारा को जो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा में आस्था रखते हैं वे उनको जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं और बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं। और चूँकि हमारा नायक भी मोटे तौर पर संन्यास, गांधी, मार्क्स, भगत सिंह इसके बीच में यात्रा कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि चे के साथ उसका सामने हो जाता है। दूसरा आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया है कि अपनों के साथ संघर्ष है, तो हम हथियार में हम क्या यूज करेंगे। और ये भी थोड़ा जो है चूँकि जो गांधी जी का पूरा जो आंदोलन है कि हम उपवास करेंगे, फास्ट करेंगे, तो हमारे नायक का मानना यह है कि अगर जिससे आशा होगी कि मेरे उपवास करने से इसकी आत्मा सुधर जाएगी, उसके विरुद्ध हम इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन किस पर आस्था होगी? अपनों से आस्था होगी, जो हमारे प्रति थोड़ा दया दिखलाएंगे, जो हमारे प्रति उनके मन में कुछ ममत्व होगा। और जब ममत्व होगा ही नहीं हमारे प्रति, तो हम उपवास करके मर भी जाएंगे तो कोई फायदे से। यतीन्द्रनाथ दास का आपने अगर रिवोल्यूशनरी यतीन्द्रनाथ दास जो अनुशीलन समिति के हैं, आप में से किसी ने पढ़ा हो, तो उन्होंने शायद 73 डेज या 78 डेज फास्ट रखे, अंत में मर गए। और अंग्रेजों ने थोड़े उनकी बात मानी, सुना नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि जो भगत सिंह के साथ के लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल की चर्चा शायद वहाँ पर हुई थी, तो ये लोग समय समय पे अपनी मांगों के लिए जेल में, चूँकि जेलर जो है कम से कम हिंदुस्तानी था, तो फास्ट किया करते थे और उनको ज़बरदस्ती जो है सो उनका फास्ट तोड़वाया जाता था। तो इस नायक को मैंने जो थोड़ा सा जो कहा ना, आधा हकीकत आधा फसाना, तो ये कहा है कि वह भी इस चीज़ का इस्तेमाल करता है कि मैं तब इस हथियार का इस्तेमाल करूंगा जो गांधी जी ने दिया है। अगर मेरे अपने लोग हैं, उनके मन में थोड़ा ममत्व नहीं है, तो फिर मैं इस फास्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये उसका संदर्भ है। और दूसरे जो जनता के दुश्मन है उनके खिलाफ हथियार में जो है ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन ये हमारे नायक का कि उसमें एक आंदोलन का जिक्र है जो बोधगया आंदोलन का नाम मैंने बदल दिया हुआ है, और ये बिहार में वास्तव में हुआ था। महंत जी के, ऐसा आप सभी जानते हैं कि जो बड़े बड़े मठ हैं उनके पास काफ़ी ज़मीन दान दी जाती थी। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि काफ़ी ज़मीनें दी जाती थी। जब सीलिंग एक्ट आया तो वहाँ की जो डेटी है उस मंदिर का, तो उस डेटी को 1 यूनिट देंगे, या अगर 2 डेटी हैं तो 2 यूनिट देंगे। तो वो महंत जी के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें मिली हुई थी बहुत पहले से, कई इलाके में उनकी ज़मीनें फैली हुई थी। वही जहाँ बोध गया, जहाँ पे भगवान बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिला, उस जगह पे। और इसलिए एक शाम में मैंने दिखलाया है कि गोमुख में 40 दिन का उपवास करता है हमारा नायक, और बुद्ध ने बोध गया में किया, और दोनों वो बोध गया भी पहुँचता है, जो गया जिले में ही बोध गया पड़ता है। हालांकि मैंने बोधा मठ नाम रख दिया है, जो यथार्थ है। तो जो मठ के महंत हैं वे धर्म का इस्तेमाल करके, वे जैसे उसमें आया जगह आया होगा कि धर्मो रक्षत रक्षित, धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन धर्म क्या है वो महंत नहीं पता धर्म क्या हो। कहते कि जो भी इसमें से पैदा हो रहा है ज़मीनों से, वो सब ईश्वर के लिए जा रहा है, और ये ईश्वर का विरोधी है। और सन्यासी को साबित करना है कि मैं ईश्वर का विरोधी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा विरोधी हूँ, क्योंकि तुम ईश्वर के नाम पे लूट मचाए हुए। तो उसी क्रम में बातें आती हैं। कौन सी बात पूछी थी आपने? कौन सा शब्द पूछा था आपने? आपने उसे पढ़ा था। आगे निकल गया। आपने कहा था जो हथियार
हाँ, राइट। तो होता ये है कि जब वो देखता है कि महंत देखते हैं कि इसको अब हम धार्मिक नारों से नहीं इसको डिस्क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि महंत आमतौर से आप सभी उत्तर प्रदेश के महंतों के बारे में जानते हैं। बिहार महंत लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको महंत बनाया जाता है वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, वो उपनिषद और वेदों का अध्ययन नहीं किए होते। सभी आपके यहाँ से तो पढ़े हुए होते नहीं हैं जो उनको जानकारी हो, तो वे झूठ फैलाते हैं, आडंबर फैलाते हैं और वो लठैत रखते हैं। तो जब लठैत रखेंगे तो लठैत क्या करेगा? पहले उसको धर्म के नाम पे समझाएगा कि तुमने पूर्व जन्म में पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज की दुर्दशा है, अगर अभी भी वही करोगे तो तुम्हारी स्थिति और ख़राब रहेगी। तो हमारा जो नायक जिसको हमने चुना हुआ है, तो वो लोगों के बातें बताता है, तो स्वाभाविक सी बात है शुरुआती दौर में लोगों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर रेसिस्टेंस पैदा होता है। तो महंत के गुंडे जाते हैं, जो यथार्थ है, एक्चुअली ये सच्चाई है, वहाँ पे जो घटनाएं घटी, और महंत के गुंडे जब लोगों को पीटना शुरू करेंगे तो मेरा नायक कहता है कि जनता का शत्रु है, इसलिए इसके खिलाफ हमें प्रतिरोध के रूप में, डिफेंसिव मैकेनिज्म के रूप में हथियार उठाना पड़ेगा। दो कॉन्सेप्ट है, एक हमें ऑफेंसिव होकर के आतंकवाद करें, मारे, ऐसे ही लोगों को मारे, दूसरा है कि हम पर हमला हो। इसलिए उसमें काफ़ी बहस है कि गांधी जी ने कहा या जो है ना वो थियरी के सेकंड चीक, एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर, जो क्रिश्चियनिटी में आया हुआ है, और गांधी ने उसको लिया था। तो हुआ कि भाई गांधी जी ने भी कहा था कि अहिंसा कमज़ोरों का अस्त्र नहीं हो सकता। अगर आप कमज़ोर हैं और आप बोलेंगे नहीं हमने आपको क्षमा किया, तो उसका तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप मजबूत हैं, आपने क्षमा किया, तो उसका मतलब निकलता है। तो कहता है वो जब जनता का शत्रु हो जाएगा तो हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अपना बचाव करेंगे, आत्मरक्षा करेंगे, हथियार उठाएंगे। तो वो मीटिंग्स में कहता है कि तुम लोग जो घरेलू हथियार हैं, लाठी है, भाला है, अब जो पुराने लोग हैं, हम लोग के घरों में, मैं भी गांव का हूँ, भाला रहता था, लाठी रहती थी, जानवरों से भी रक्षा के लिए रहती थी, खेती में लोग ले जाते थे, बट आपस में भी झगड़े होते थे, तो लाठी भाला टाइप रखते थे, फरसा रखते थे। तो कहता मीटिंग्स में लेके आना, तो उसका असर ये होता था। और चूँकि यथार्थ है कि जो जमींदार के लठायत थे, कोई देशभक्त तो थे नहीं, उनको तो पैसा मिला और भाड़े के टट्टू थे, तो उस पर ये आरोप लगाया गया कि नक्सली है। उसमें बाद में आया होगा, और यथार्थ है। और सर्वोदय के जो लोग हैं, जो जेपी मूवमेंट में भी शामिल थे, उन्होंने बाकायदा जांच वाँच भी करनी शुरू कर दी थी। तो उसी सब का जिक्र किया कि भाई जनता का शत्रु, महामायावी शब्द उसके लिए, और बाद में उसका पकड़ में आ गया था जांच में, जो है सारा एलिगेशन झूठ थे, सारा एलिगेशन पता, ये तो इमरजेंसी आगे बच गया वो, ये ऐसा सारा असल बाद में तो खैर पुलिस की ज़मीन बट गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने दिखलाया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआती दौर में महंत के पक्ष में था। क्योंकि देखिए, जब तक हम लोग प्रशासन के जो लोग हैं वे इस तरह के लोगों की मदद नहीं करेंगे, यानी दुराभिसंधि अगर रहेगी जब तक, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब दुराभिसंधि टूटती है, टूटती भी है, जैसे अगर कुछ अच्छे लोग भी आते हैं प्रशासन में, तो दुराभिसंधि जब टूटी, स्टेट में जब बदलाव हुआ, तो फिर उसकी सारी ज़मीनें महंत की, और एक ही महंत नहीं, सभी महंतों की ज़मीनें बांटी गई उसके अंतर्गत। लेकिन पहले हमारे नायक को संघर्ष के लिए जनता को तैयार करना पड़ता है, बिना जनता के संघर्ष के चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है, दिखाने का उसमें मकसद रहा है। आपका जो संघर्ष बढ़ता जाता है, आपने फिर काफ़ी आगे उनका जो है हिंसा प्रतिहिंसा का दौर चलता है, घात प्रतिघात का चला है। तो लास्ट में आपने उत्तराखंड की बात की उसमें, वो मतलब आपने कहा ऊँट के पीठ पे अंतिम तिनके का प्रहार, तो जो क्लाइमैक्स है होता है जैसे, वो उत्तराखंड वहाँ भी था, ऐसा कुछ आपने जिक्र किया? नहीं, वो हाँ, राइट। और एक्चुअली कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे किसी ज़िले को, अगर हम ज़िले को देखेंगे तो सवाई को पूरब होगा, पश्चिम होगा, उत्तर होगा, दक्षिण होगा। तो बातों बातों में वैसे दक्षिण वाले हैं, ये पूरब वाले हैं, पश्चिम वाले हैं, उस सेंस में उत्तराखंड। और बातचीत में उस समय उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, तो लोगों ने कहा उत्तराखंड है। बाकी उनका जो किरण के साथ जो भी है उनका, वो भी बड़ा आइडियलिस्टिक नाम, ये फसाना है। फसाना होता क्या है कि जब मैं इस पात्र को रच रहा था, और ये पात्र तो स्वाभाविक है कि इतना आदर्श उसमें आ गया। ये भगत सिंह की मतलब थ्योरी हो गया कि हम जो है
जीवन पूरा जो है हाँ, तो आदर्श इतना आ गया कि कुछ मित्रों ने राय दी कि देखो ऐसा आदर्श बड़ी साफ बात है, मनुष्य तो हाड़ मांस का मनुष्य है ना, वो लोहे का तो बना हुआ है नहीं, उसकी भावनाएं भी होंगी, तो भावनाएं होंगी, लेकिन जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है तो वो शादी ब्याह करने में तो गृहस्थ के रूप में उसको तो बड़ी दिक्कत होगी। अभी बहुत सारे, सुबह हम लोग की बात हो रही थी कि आप में से बहुत सारे जो आप लोग आचार्य हैं, आप बिना तनख्वाह के काम करते हैं। इन्होंने कहा कि सीपीएम और सीपीआई वगैरह बहुत सारे फुल टाइमर होते हैं, तो जिन्होंने अपना जीवन दे दिया किसी कॉज के लिए, तो उनको लगता है कि शादी वादी करेंगे तो हमारे रास्ते में बाधा होगा, लेकिन वो हैं तो हाड़ मांस के मनुष्य, भावनाएं तो होंगी। तो इस कारण से मैंने ये फसाना गढ़ा, और फसाना गढ़ के किरण नाम के चरित्र को उसमें पैदा करना जरूरी हो गया कि पात्र होगी। और फिर आपकी बुक का जो सार हमें लग रहा है, जो उन्होंने माँ को लेटर लिखा, बहुत बार लिखा वो, जब वो बीमार पड़ जाते हैं, इसकी लाइन जो है पढ़ के सुनाऊंगा। वैसे तो मैंने ईमानदारी से समाज सेवा करते हुए सार्थक जीवन जीने का प्रयास किया, किंतु माँ बाप की सेवा ना कर सकने की कमी अब मुझे हमेशा महसूस होती है। आखिरकार माँ बाप के कारण ही तो हमारा अस्तित्व है, उनकी सेवा हमारा बुनियादी कर्तव्य है। और जो अगली लाइन है ये बड़ी, मतलब यहाँ से मेरे को लगता है गहरा जो है, बड़ा गहरा आपने जो है कुछ बात इसमें कह दी है। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं निश्चयात्मक ढंग से कह सकता था कि मैंने माँ बाप की सेवा के छोटे कर्तव्य को छोड़कर समाज सेवा का बड़ा कर्तव्य पूरा किया, किंतु आज मैं निश्चय पूर्वक ऐसा नहीं कह सकता। मतलब यहाँ थोड़ा सा जो है शायद मेरी सोच और समाज के मूल्य बोध दोनों में ही बदलाव आया है। अब समाज संस्था खोल कर बैठे पेशेवर लोगों का काम रह गया है, जो सरकारी व विदेशी पैसे पर सेवा की नौकरी करते हैं। संघर्ष द्वारा समाज में बुनियादी परिवर्तन की बात अब पुरानी हो चुकी है, और अब इसके साथ ही अब मेरे जैसे संघर्षशील लोग भी धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता कम होते देख रहे हैं। यह बड़ा गहरा। राइट, जिस समय चिट्ठी का डेट है ये 2001 है। राइट आप 5 साल पहले जो राइट राइट। तो ऐसा है कि किसी भी मूवमेंट में जो लीडरशिप के लोग होते हैं और ईमानदारी से लगे होते हैं, उनके जीवन में फ्रस्ट्रेशन भी पैदा होता है, क्योंकि जो सोचते हैं वो हो नहीं रहा होता, तेरे बिखर रहा है, चीज़ें बिखर रही हैं। और ऐसा भी नहीं होता है कि समाज में वह जो करना चाहते हैं दूसरे वह नाम नहीं लें, दूसरे भी वह नाम ले सकते हैं। तो एक एनजीओ की जमात पैदा हुई। अगर आपने अपने तत्कालीन चीफ विजिलेंस कमिश्नर विट्ठल का पढ़ा हो, तो विट्ठल ने कहा कि एक झोला वाला वर्ग पैदा हुआ है, और झोला वाला वर्ग जो है उसको विदेशों से भी पैसा मिल जाता, वो भी क्रांति की बात करता, वो भी डेवलपमेंट की बात करता, और वो काफ़ी फैले हैं पूरे देश में, बड़े पैमाने पर आप उन देखेंगे फंडिंग लेकर के काम करते हैं। तो उसी पीड़ा को उसमें व्यक्त करने की कोशिश की गई है कि जो लोग, जैसे उसमें आपने देखा होगा इतने बड़े आंदोलन में कहीं फंडिंग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जनता के लिए, अगर एक जगह और भी आपने देखा होगा कि जब वो बीमार पड़ता है कहता है जनता जिसके लिए मैंने काम किया, ये जो मेरा इलाज करा सकती है तो मैं इलाज कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा। घर वालों से लेता नहीं, घर वालों से नहीं लेता, और अनैतिकता मान रहा हूं। राइट, को कहा कि मैंने तो घर वालों के लिए कुछ किया ही नहीं, तो मैं कैसे, मेरा अधिकार कहाँ है? ठीक है, क्योंकि घर वाले तो रहते ही हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्णकालिक रूप से होल टाइमर हो जाएगा तो घर से तो नाता नहीं टूटेगा, उसका घर तो रहेगा। लेकिन वो कहता है कि जनता तो इस तरह के लोगों को जब लगता है कि अरे भाई हम तो लगता है अप्रासंगिक हो रहे हैं, तो उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, पीड़ा होती है। तो उसी पीड़ा के व्यक्ति उस चिट्ठी में। बाकी जो सुन रहे कुछ क्वेश्चन हो सर से, है ना, क्योंकि ये जो किताब पढ़े होंगे तभी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन बहुत कठिन किताब है, पढ़ना शुरू कर देंगे ना, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य है। मतलब पहले मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल सरल वाक्य, फ्लो जो प्रवाह है उसमें एक प्रांजल प्रवाह होता है, जो सावर्ड है शैली की, जो परिष्कृत मैच्योर आदमी पढ़ता ही जाएगा। अभी मैं इसको डिटेल में आगे वाले थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया था, क्योंकि के नए शब्द आए हैं। मैंने उनको स्टार मार्क किया खोजने में, मेरे को जो है एक मनई शब्द आया होगा, मनई। मैं भी अब बताऊंगा। एक आपने शब्द यूज किया चुनिया मुनिया छुनिया करके, है ना, मतलब छोट भैया नेता होता है जेपी आंदोलन में, चुन्नू मुन्नू, हाँ ऐसा करके, है ना, चुन्नू मुन्नू चुन्नू। वो जो मूवमेंट का उसकी जो ना दिमाग की तरह उसकी जड़ों को, वो जिनको नाम पता ही नहीं है उसका मिशन क्या है,
अपने उनके एजेंडा है, अपने जो है इस तरह का आपने तो किसी मूवमेंट के लिए बड़ा आपने एक अच्छा मतलब कटाक्ष किया है कि ऐसे जो छोटे भैया तो स्थानीय बोलचाल की भाषा के रूप चुनवा, मुनवा, में हाँ चुनवा मुनवा छुनवा जी जी। रख दिया कि तो मैं पहली बार पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा पढ़ के, नई चीज़ मतलब। फिर आपने चू चू का मुरब्बा का जो संघर्ष चूचू का मुरब्बा तो मुहावरा है। जी जी। तो बिगिनिंग में जब जाते हैं ना तो वहाँ सारा वो मतलब अस्त व्यस्त था, सिस्टमेटिक था नहीं, जनता से कनेक्ट था नहीं उनका, जो जंगी सिंह है। फिर धीरे धीरे अमी, डॉक्टर अमी उनको जोड़ते हैं, वो आपने जिक्र किया था। शब्द मैंने बीच बीच में आपको नाम आपने ये नाम ऐसा है कि मैं थोड़ा बंगाली नामों से प्रभावित हूँ। अमी बंगाली नाम है। मेरे पहले उपन्यास में भी मेरे नायक का नाम अमी है, तो इन्होंने कहा कि अमी तो आप उसमें रख चुके हो, तो अब चूंकि मैं उस नाम से प्रभावित हूँ तो ये नाम नयास आ गया है ना। अच्छा, अमीय अमीय भट्टाचार्य आपके यहाँ होते हैं, अमीय बंदोपाध्याय आपके यहाँ होते हैं, तो इसलिए अमीय शब्द हमने उसमें रख दिया। सर ये नाम मैंने पहले भी सुना है, जब वो मूंगफली लेता है ना तो मजदूर मूंगफली टूंग रहे थे, तो टूंग रहे थे। टूंगना शब्द एक्चुअली इलाहाबाद कॉमन है। हाँ अच्छा, हम लोग हाँ तो टूंग है जब ये इलाहाबाद के इलाके में हम जी। वहीं से पढ़े लिखे हैं, हाँ इलाके में टूंगना शब्द चलता है। टूंगना मतलब छिलना। जी जी। फिर वो ट्रेन में बैठे आपने लिखा है कि अंदर गमछा बिछाकर सीट छेंक लेते हैं। हाँ छेकना भोजपुरी शब्द है। कब्जा कर लिया उसको। छेकना भोजपुरी शब्द है, हाँ हाँ। रीजनल लैंग्वेज है उस रीजन का। हाँ मेरे लिए नया शब्द था। रिक्शा वाला बुक्का फाड़ रोने लगा। बुक्का फाड़ ये अच्छा एकदम जार जार हो गया। हाँ जी। ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो सुबह जो बात हो रही है, जो शब्दकोश है हिंदी का, उसको पढ़ना चाहिए। और अगर जितनी भी रीजनल जो वेरिएशंस हैं उनको हम ऑब्जॉर्व नहीं करेंगे हिंदी में, तो फिर वो इंग्लिश के शब्द उसमें आते रहेंगे। उसमें तो इंग्लिश की एक एडवांटेज है कि इंग्लिश ये एक वर्ड बहुत ज़्यादा शब्द ऐड करेगी। रिक्शा वाला कोई 18-20 साल का किशोर था, मसें भीग रहा नहीं थी। मसें मतलब मसें बोलते हैं नहीं, हिमाचल से। आप हिंदी प्रदेश के हैं लेकिन असली हिंदी प्रदेश। अरे ये देखिए, अब ये तो बड़ा जबरदस्त है। यही सवाल है, यही प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। मसे भीगना अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। यही प्रॉब्लम। टुनटुनाता हुआ रिक्शा भीड़ वाली, मतलब बड़ा शब्द अच्छा लगा मेरे को। एक मेरी आपके इससे उपन्यास में मेरे को लगा, क्योंकि मैं थोड़ा मौका आदमी हुआ ना, हिमालय से खास लगा, आपने हिमालय जिक्र कर दिया, लेकिन अब कुल्लू मनाली रोहतांग पास है, आपने कोई जिक्र नहीं किया वहाँ का। क्योंकि हमारा क्योंकि आपका चित्रण बाकी बड़ा डिटेल, लेकिन वहाँ आपने शॉर्ट में निपटा दिया। फिर जमुनोत्री का हमारा पाठ इस इलाके का है। और सलीयत ये है कि हम मसूरी में ट्रेनिंग किए हुए, तो हम सभी लोग ट्रेकिंग कर चुके हैं। वही मैं चाहता थोड़ा सा अगर डिस्कशन बढ़ा देते तो मेरा पाठक उसमें और जो है इंगेज हो जाता। आपके विलेज विजिट में गए 2 बार, आपके यहाँ IPS में और IAS में विलेज विजिट में हिमाचल में जा चुके हैं, तो इसलिए हम आपके यहाँ सोलन जिले में गए। अच्छा शिमला से। फिर मैं थोड़ा और चाह रहा था कि जो उन्होंने जो है 40 दिन को उपवास किया, थोड़ा और चित्रण करता, गोमुख में लोकेशन, कोई गुफा, कोई आश्रम होता तो नहीं, लेकिन हालांकि इसकी सीमा पहले इतना वही जो इश्यूज जो आएंगी सीमा है, हर ऑथर थीम इनका दूसरा है ना। थीम एक्चुअली इज द बैकग्राउंड ऑफ द, इनफैक्ट आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है थीम ये है कि कैसे एक्चुअल परिस्थितियों के साथ जब हम जूझते हैं तो हम जो थॉट आउट आइडियोलॉजी लेके आते हैं वो थॉट आउट आइडियोलॉजी वैसे नहीं स्टिक कर पाती। हम जो भी अपने मस्तिष्क में लेके चलते हैं जब भी कोई रेवोल्यूशन का दौर, जो एक्चुअल हकीकत है वो शायद उससे बहुत डिफरेंट है। और ये सब आदमी अपने थॉट्स चेंज करते हैं। भगत सिंह ने अपनी थॉट चेंज की, महात्मा गांधी ने थॉट चेंज तो की। यात्रा हाँ, एक अंतर यात्रा आई सबकी थिंक रहती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। फिर आपका टिटकारी मारकर, पंच कोचवा ने टिटकारी मारकर। टिटकारी सब पूर्वी अच्छा आपके लिए इलाके का शब्द है। तो टिटी करके नहीं, मेरे लिए अच्छा है, कबली मतलब पढ़ने वालों के लिए जो है ना एक नए शब्द मिल रहे हैं। ठीक हाँ, है मैं जी।
आदरणीय चर्चाकार और लेखक महोदय से गुजारिश करूंगा कि आखिरी एक सवाल और उसके बाद हम एक सवाल ऑडियंस से लेंगे, फिर हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। सर, अगर आपका आखिरी सवाल है तो वो कीजिएगा, और फिर एक सवाल हम ऑडियंस से लेना चाहेंगे, फिर हम इस सत्र की समाप्ति करेंगे प्लीज़। हम देना चाहेंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं, जर्नलिज्म स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हिंदी वाले हैं, एजुकेशन वाले हैं, जो भी है ना, संस्कृत वाले, आप इसको जरूर पढ़िए, ठीक है। आपका जो है भाषा का नॉलेज और शब्द मिलेंगे आपको, उस वक्त का जो परिवेश था, पॉलिटिकल, सामाजिक, जो भी अंतर्विरोध जो भी थे, और डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। हम पढ़ के जो बहुत सारी चीज़ें मैंने नई सीखी है, और क्योंकि मैं थोड़ा बैकग्राउंड स्पिरिचुअल और कल्चरल वाला, पॉलिटिकल थोड़ा हमें कम जो है, लेकिन इसको पढ़कर मैं बहुत क्लियर कंसेप्ट हो गया किस तरह का वहाँ जो है वही चीज़ें आस पास पूरे देश में चल रही थी उस वक्त। इसको आप लोग बच्चे जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सब पढ़िएगा, लाइब्रेरी में ये रहेगी, हम अरेस्ट करके लाइब्रेरी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आदरणीय लेखक महोदय, अगर आप कोई क्लोजिंग रिमार्क्स अपने देना चाहें तो। नहीं, ठीक है। और मैं सिवाय इसके कि आपको धन्यवाद दूं कि आपने मुझे बुलाया और मेरे साथ बात करने का मौका प्रदान किया। किसी का अगर कोई सवाल हो तो हम सिर्फ मात्र एक सवाल लेना चाहेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है इस चर्चा से, कोई लेखक से बात करना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है, जी चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सत्र में जुड़ने के लिए। एक सवाल में वैसे आउट ऑफ जरूरी है, जी जी जी। सारी इतनी वाले उसमें IAS बैकग्राउंड से आप, ठीक है ना, तो लेखन के लिए कैसे आप समय लेंगे और किस तरह से आपने जिस विधा को जो है अडॉप्ट किया, क्योंकि ये एक बड़ा अमल है। आपके 2 उपन्यास पहले आ चुके हैं, उनमें एक बहुत चर्चित मैंने सुना, वो भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो थोड़ा सा ये जो है रतूड़ी जी से सवाल पूछा जा रहा था, ऐसा है कि मैं एक बेहद आलसी किस्म का प्राणी हूँ। अगर मैं आलसी नहीं रहता, मैं अभी 2 किताबों पे काम कर रहा हूँ। एक तो सिविल सर्विस की सर्वेंट की डायरी के रूप में, मैंने उसमें लिखा है कि मैं बड़ा आलसी प्रवृत्ति का हूँ। आलसी नहीं रहता तो शायद मैं IAS में UP कैडर में रहता, जो मेरा अपना कैडर है। मैं उतना पढ़ता नहीं था, 4-5 घंटे मुश्किल से पढ़ता था। लिखने के लिए क्या है कि जैसे उनसे भी पूछा गया था कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, कुछ जब आप लिखने बैठते हैं तो फिर वो कथा का वो सूत्र नहीं मिलता। उपन्यास में क्या है कि आप हमको बहुत इसमें रिसर्च करना पड़ा। हमें उस समय देखिए, जब JP मूवमेंट शुरू में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मुझे बिहार का अनुभव नहीं था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसके साथ साथ जो उस समय कुछ भी हो रहा था तो मुझे केवल 5-6 महीनों उस एरिया में काम करने का मौका मिला, तो कुछ चीज़ें जानते थे। तो रिसर्च के रूप में मैंने उस समय के बहुत सारे लोगों से, जंगी सिंह उसमें एक पात्र है, उनका असली नाम है जंग बहादुर सिंह। तो मैंने उनसे कहा, वो जीवित थे, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए इस सब के बारे में। उन्होंने समय लिया, मुझे 9 पेज का लिख करके दिया। तो वो आधार बना शुरू करने का, लेकिन 9 पेज पर आप लंबा कालखंड तो नहीं लिख सकते थे। जो नायक हैं, वे नायक, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद से मैंने कहानी शुरू की। मतलब जिनको हम डेडिकेट किया उनमें से पहले, हाँ पहले, ऐसा लगा मुझे। हाँ पहले उन्हीं का नाम है, हाँ हाँ। और जो दूसरे को डेडिकेट किया है, उनका भी बैकग्राउंड जी ऐसे ही है। बैकग्राउंड सही है। तो वे जो हैं सो वो भी जा चुके थे। तो इन दोनों से, दोनों हम लोग के मित्र थे। तो जो नायक हैं उनका मतलब मृत्यु पूर्व उन्होंने इनको कहा था, इनको सिस्ट बैन कहते थे, तो बोले कि मैं लिखवाऊंगा पूरे अनुभवों के बारे में। और मैं आज जब दिल्ली आया, हम लोग दिल्ली में पोस्टेड थे, हम आएंगे तो तुमको बोलता जाऊंगा, तुम लिखती जाना। तो इन्होंने 8-9 पेज लिखा था, चूँकि वो जितना बोले थे, तो ये 8-9 पेज मेरा हो गया, प्लस ये 9-8 पेज उनका हो गया। अब इसके बल पे कहानी को आगे बढ़ाने में स्वाभाविक सी बात है कठिनाई हो रही थी। तो उस समय के लोगों से, फिर और लोगों से मैंने बातचीत करनी शुरू की, पूछा उनके जीवन के बारे में सब कुछ करके। क्योंकि जब आप किसी के मित्र हो जाते हैं तो उसके अंदर की बहुत सारी बातें आप पूछते नहीं हैं, ठीक है। तो दूसरों से पूछा, तो पूछने के बाद जो बहुत सारी चीज़ें मिलती गई, तो ये समय बढ़ता गया, बढ़ता चला गया। और जब ये कोविड का समय आया, और जब मैं रिटायरमेंट के बाद मैं 5 साल के लिए एक बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में वाइस चेयरमैन था, तो कोविड के समय हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। तो उस समय फिर हमने इसको 800-900 पेज हो गया था
ये जो इतना मोटा आप देख रहे हैं वो तो तीसरे मतलब थर्ड ड्राफ्ट के बाद इतना हुआ है, इतना काट कूट के। क्योंकि पहली बार क्या होता है उपन्यास में, अब जो लिखते जाते हैं और हम कंप्यूटर पे काम नहीं करते, हम हाथ से लिखते हैं, तो उससे क्या हुआ कि जब टाइप होकर के आया तो पता चला कि तो बहुत पेजेस हो जाएंगे, क्योंकि आप गिनते हैं कि शब्द कितने हैं, तो फिर उसको छोटा करते 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 तो स्वाभाविक समय लगेगा। फिर मेरा प्रकाशक राजकमल है, तो उसको फिर मैंने कहा कि भाई मैं कर रहा हूँ, तो उसने कहा हाँ भेजिए, जल्दी भेजिए। तो 6 महीने इस बात में भी लग गए, चूँकि अब कितना बड़ा भेजते। कुछ मित्रों ने कहा कि उपन्यास 200 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब 200 पेज में मैं क्या कहता, 30 वर्षों की कहानी को, इतने बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र को मैं कैसे कंप्रेस कर पाता। तो इसलिए इसमें समय लगा, और समय लगा, और लगने के बाद आया। अभी भी हो सकता है कि उसने एडिटर नहीं लगाया, हालांकि आमतौर से एडिटिंग होनी चाहिए तो कुछ शब्द कम हो जाते। अब हो सकता है उसने सोचा होगा कि एडिटर क्यों लगाए। मेरे ख्याल से जितने भी जो लिखने के मतलब 8 पेज से जो है 800 पेज की कहानी 30 मिनट के 4 घंटे की प्रोसेस जो एक समझ आता है क्या होता है, ये बहुत काम चीज़ है। कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ती है, नायक के चरित्र को या पात्रों के चरित्र को, उसके भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, सब देखना पड़ता है। बहुत धन्यवाद आदरणीय लेखक महोदय एवं चर्चाकर्ता। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस सत्र में जुड़ने के लिए। मैं आदरणीय डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे लेखक श्री व्यास मिश्र जी को शांति कुंज एवं वैली ऑफ वर्ड्स की ओर से टोकन ऑफ लव भेंट कर सम्मानित करें। वैली ऑफ वर्ड्स का ऑथर किटबैग। जी शुक्रिया। हमारे इस सत्र के चर्चाकार प्रोफेसर सुखनंदन जी को सम्मानित करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा श्री पंकज चंदेला जी से कि वे वैली ऑफ वर्ड्स और शांति कुंज की ओर से चर्चाकार को सम्मानित करें। आदरणीय लेखक महोदय की धर्मपत्नी श्रीमती मीरा मिश्रा जी को भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कृपया कर आप मंच के उस ओर आ जाइएगा। मैम मैं आपको सम्मानित करने के लिए आवाज़ दे रहा हूं डॉक्टर मोना यादव मैम से। आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया करके आप उन्हें सम्मानित करने का। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। इसके बाद अभी बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।